हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाना और अगर किसी भी टर्म के बारे में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, ट्रेड्स, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे फिर से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स जैसे कि हमको पता है आर क्वालिटीज़, जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह से हम दिखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होती हैं हमारी जीन्स से। अब ये जो जीन्स हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बात की इसकी, ठीक है। अब जो फादर है और जो मदर है, चाइल्ड में ये दोनों जो है अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड होगा उसकी एक कॉपी, एक वर्जन, जैसे म्यूज़िक के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं ना, जैसे R&B हो गया या फिर रॉक हो गया, तो उसका एक वर्जन जो है, एक पर्टिकुलर ट्रेड का एक वर्जन फादर की तरफ से आता है और एक मदर की तरफ से आ सकता है। ये वर्जन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड के हम लोग आई कलर का बात करें, ठीक है, और इसमें फादर का आईज का कलर जो है वो ब्लैक है, लेकिन मदर के आई का कलर जो है वो ब्राउन है, तो ये जो ट्रेट आएगा वो ब्लैक आई के लिए आएगा और यहाँ से जो ट्रेट आएगा वो ब्राउन आई के लिए आएगा। लेकिन चाइल्ड में किस कलर की आई होगी ये हमको नहीं पता। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चाइल्ड में ब्लैक आइज होंगी या ब्राउन आइज होंगी। तो आइए बढ़ते हैं। तो इन सब लॉज के बारे में या रूल्स के बारे में हमें जिस इंसान ने बताया उसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ही वॉज अ मैथमेटिशियन। यस, बायोलॉजी में हम मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे मेंडल जो था वो एक मोनेस्ट्री में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और आगे की एजुकेशन के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए। वहाँ पर उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन वो वहाँ पे एक मेन एग्ज़ाम देने के लिए भी गए थे। उनको एक एग्ज़ाम देना था जिससे वो एक टीचर बन सके, लेकिन वो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। पर उन्होंने आगे जाके कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से ही बिकेम द टीचर ऑफ टीचर्स। और वो कैसे? क्योंकि इन्होंने अपनी नॉलेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया। उन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को यूज़ किया। अब वो कैसे? वो जब एग्ज़ाम फेल हो गए तो फिर वो वापस गए अपने मोनेस्ट्री में और वहाँ पे पी यानी कि मटर की खेती करने लगे। खेती नहीं, इन सेंस वो वहाँ पे पी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए ग्रो करने लगे। अब उन्होंने पी को ही क्यों चुना? सबसे पहले उनको जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो उसके लिए उनको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चाहिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब कि एकदम से अलग से, जैसे जो पी होता है उसके दो कलर्स होते हैं फ्लावर के, या तो वाइट जो बिल्कुल ही लाइट है, सबको पता है वाइट कैसे दिखता है, या फिर उससे बिल्कुल ही दूर वायलेट। कोई भी वाइट और वायलेट यानी पर्पल में कंफ्यूज नहीं हो सकता, तो इसीलिए उन्होंने इस टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जो पी में काफ़ी वैरायटी में प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल, इसमें उन्होंने उसके हाइट यानी कि प्लांट का जो हाइट है उसको भी देखा। उन्होंने करीब बहुत सारे 7 से 8 उसके कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने यूज़ किए और फिर उन कैरेक्टर्स को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये था पी को लेने का। दूसरा रीज़न ये था कि पी इज़ ईजिली सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि पी के एंथर का जो पोलन निकल रहा है वो ईजिली आप स्टिग्मा में ट्रांसफ़र कर सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन को बहुत ईजिली अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पी चूज़ किया। देन थर्ड रीज़न वॉज पी की जो नेचुरल ब्रीड्स थी वो उनकी मोनेस्ट्री में पहले से ही प्रेजेंट थी। अब इसका मतलब क्या है, मेरा जो पी था वो उसका ट्रू ओरिजिन, जैसे कि अगर कोई टॉल है तो वो टॉल स्पीशीज़ अपने प्योर फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट थी और उसी के साथ उसका शॉर्ट काउंटर पार्ट भी था।
इसीलिए उन्होंने पी को चूज़ किया। तो अभी तक हम लोगों ने इसके 3 रीज़न पढ़ लिए, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब मैं पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया और इनको क्रॉस कराया। क्रॉस यानी कि इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे डाला, या फिर चॉइस है इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे डाला, यानी कि क्रॉस कराया। और फिर उन्हें क्या मिला, टॉल प्लांट्स। यानी कि जितनी भी प्रोजेनी आई, प्रोजेनी यहाँ पर एक टर्म आएगा, प्रोजेनी यानी कि जो भी हमारी यहाँ पे चाइल्ड यानी कि जो ह्यूमंस में चाइल्ड होता है वो यहाँ पर प्रोजेनी कहलाता है, ठीक है। तो जितनी भी प्रोजेनी आई ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि हमने अभी तक एक ही क्रॉस कराया तो ये फर्स्ट जनरेशन है। तो ये क्रॉस के बाद जो प्रोजेनी आई वो सारी की सारी टॉल थी। तो फिर इससे उनको कुछ इतना कंक्लूजन में लाने के लिए कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, इसी टॉल प्लांट को सेल्फ क्रॉस कराया। यानी कि जो प्रोजेनी आई, जो प्लांट्स इन दोनों की वजह से मिले, उनको साथ में क्रॉस किया। यानी कि ये और इसके साथ में इसके भाई बंधु, उनके साथ इनको क्रॉस कराया और फिर उनको क्या मिला, उनको मिला टॉल प्लस शॉर्ट। और शॉर्ट भी सिर्फ 25% था। 25% यानी कि अगर 4 प्लांट आए हैं, अगर 4 प्लांट मिले हैं तो उसमें से एक जो होगा वो शॉर्ट होगा और बाकी के 3 जो होंगे वो टॉल होंगे। इसलिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा है 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब ये सर्कल है, इसके क्वार्टर्स होते हैं। तो एक क्वार्टर जो था वो शॉर्ट था, ठीक है। तो अब इससे उनको क्या समझ आया, उनको ये समझ आया कि ये जो प्रोजेनी आई थी इसमें शॉर्ट जो ट्रेट है उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, लेकिन कुछ वजह से ये जो प्लांट था उसमें वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो उन्होंने वहाँ से अपना पहला लॉ निकाला विच वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि ये जो टॉल प्रोजेनी थी इसके अंदर हमको पता है 2 वर्जन्स होते हैं, राइट, जीन के। तो एक जो वर्जन होगा वो होगा टॉल का, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेनी में यानी कि F2 में शॉर्ट भी प्रेजेंट है, शॉर्ट प्लांट भी प्रेजेंट है, यानी कि इसके पेरेंट्स में शॉर्ट का जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। तो हमने उसको डायग्रामेटिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको स्मॉल t से लिखेंगे। यानी कि अगर हम एक कोई भी लेटर को टॉल कैटेगरी कर रहे हैं, यानी कि अगर हम t को बता रहे हैं कैपिटल E मतलब कि टॉल, तो शॉर्ट को हम उसी का स्मॉल लेटर बताते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अभी तो हम एक ही ट्रेट ले रहे हैं, आगे जाके हम लोग 2 या 3 ट्रेड्स के साथ भी काम करेंगे, जबकि जो मेंडल था उन्होंने 7 ट्रेड के साथ काम किया था 7 जनरेशन्स तक। तो इसीलिए इट विल बी ईजियर कि हम लोग एक टाइप के ट्रेड के लिए, यानी कि अगर हाइट का ट्रेड है तो उसे एक टाइप के करेक्टर से डिनोट करें, इसीलिए हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से पता चला कि जो प्लांट जो प्रोजेनी था, जो F2 जनरेशन था, उसके अंदर टॉल का भी करेक्टर था और शॉर्ट का भी करेक्टर था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉल प्रोजेनी आया। क्यों? क्योंकि जो टॉल का जो करेक्टर था वो भारी पड़ा शॉर्ट के करेक्टर पे। अब इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर आप पेंटिंग बनाते हो, उस पर अगर आपने येलो कलर कर रखा है तो उसके ऊपर अगर आप ब्लैक कलर कर दोगे तो क्या होगा, येलो नहीं दिखेगा ना। उसी तरह जो टॉल का करेक्टर है वो इतना हावी हो गया कि उसकी वजह से जो शॉर्ट का करेक्टर है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए। तो यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि शॉर्ट का करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो हम उसे कहेंगे रिसेसिव जीन। और टॉल का जो करेक्टर है क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, ठीक है। कहीं पर आपको ये जीन की जगह फैक्टर भी लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, एक ही चीज़ है। तो
ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि एक वेरिएंट जो होगा वो डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके आगे उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो मेंडल ने एक ट्रेड से एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब 2 ट्रेड से जो एक्सपेरिमेंट है वो करना शुरू किया। तब उसने जो ट्रेड्स लिए वो थे टॉल यहाँ पे प्लांट की हाइट है, ठीक है, तो टॉल प्लांट होगा, और राउंड, यहाँ पर जो राउंड है वो सीड है, जो सीड है बिल्कुल प्रॉपरली राउंड है, ठीक है। तो और जो इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो थे शॉर्ट, ऑब्वियसली टॉल का शॉर्ट हमने भी देखा, और राउंड, जो सीड था वो राउंड था, यहाँ पे जो सीड था वो रिंकल्ड था, यानी कि जो सीड है उसमें ऊबड़ खाबड़ सा वो एब्रेशंस बने होंगे, वो स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो टॉल है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, तो हम इसे कह देते हैं कैपिटल टी। और राउंड है उसको कैसे, ये भी कैपिटल से, तो हम इसको बोल देते हैं कैपिटल आर, ठीक है। हमने 2 टी क्यों लिखे, क्योंकि ये जो जीन है इसमें इसके 2 वेरिएंट होता है, हमने देखा 2 जो उसके जो 2 काउंटर पार्ट होते हैं, एक जीन होता है, एक एलील होता है, हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा था ये, ठीक है। तो इसलिए हम 2 टी लिखते हैं, फिर डबल आर लिखते हैं। देन शॉर्ट और रिंकल्ड, शॉर्ट के लिए क्योंकि हमने कहा हम अलग से दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे, हम इसी को स्मॉल करके लिखते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो है वो है डोमिनेंट और ये जो है वो है रेसेसिव, और ये मेंडल को कैसे पता चला, थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो उसको पता चल गया क्रॉस करा के कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसको ये पता चल गया। फिर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। डाई हाइब्रिड जो पहला था वो मोनो हाइब्रिड था, जो हमने टॉल और शॉर्ट के बीच में किया था वो मोनो हाइब्रिड था, क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर था। ये जो है वो डाई हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको जब उसने क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन जो मिली वो पिछली बार की तरह ही सारी की सारी डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो कर रही थी, यानी कि वो टॉल प्लस राउंड, यानी कि टॉल हाइट का प्लांट मिला और राउंड सीड्स मिले। फिर उसने क्या किया, इनको क्रॉस कराया, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग कराई, जैसे हमने पहले किया था। तो F2 में उसे क्या मिला, यानी सेकेंड जनरेशन में उसे क्या मिला, पहले तो सेम कैरेक्टर्स जो डोमिनेंट थे, ठीक है, टॉल प्लस राउंड। देन उसको क्या मिला, शॉर्ट और रिंकल्ड, ठीक है, शॉर्ट और रिंकल्ड। तो ये तो सेम ही हो गया जो हमने मोनो हाइब्रिड में देखा था, पर एक चीज़ अलग हुई, उसे क्या मिला, टॉल प्लस रिंकल्ड, और क्या मिला उसे, शॉर्ट प्लस राउंड। ये कैसे हो गया कि मतलब टॉल और राउंड दोनों डोमिनेंट है, समझ आ रहा है, शॉर्ट और रिंकल दोनों रेसेसिव है, समझ आ रहा है, लेकिन टॉल और रिंकल एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, यहाँ पे शॉर्ट और राउंड एक रेसेसिव एक डोमिनेंट, ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ, उसने ये जो है ये नेचुरल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से उसे क्या समझ आया, मेंडल को उन्हें ये समझ आया कि कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो टॉल का हो या शॉर्ट का हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो जो है दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जो टॉल कैरेक्टर है उसको अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर इस कैरेक्टर को जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये डोमिनेंट है तो अपने साथ डोमिनेंट को लेके चले गई, भाई तू भी चल ले, नहीं, वो डिपेंड नहीं करता। इसके साथ जो दूसरा कैरेक्टर यानी कि जो सीड का कैरेक्टर है वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर राउंड सीड है तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ प्लांट की हाइट जो है वो टॉल होगी कि शॉर्ट होगी, टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं,
मतलब हिंदी में ये कि वो डिपेंड नहीं करता, कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ कौन आ रहा है, उनको जहाँ जाना है वो जाएगा, उसके साथ वो अपने जैसा नहीं लेके जाएगा। इंडिपेंडेंटली वो लोग अपने आप को अपनी जगह पे भेजेंगे। तो अगर इसकी वजह से जो कैरेक्टर्स जो प्रोजेनी आती है, अगर समझ लेते हैं कि उसमें 16 प्लांट्स हैं, तो उसमें कुछ टॉल और राउंड होंगे, कुछ टॉल और रिंकल्ड होंगे, कुछ शॉर्ट और रिंकल्ड होंगे और कुछ शॉर्ट और राउंड होंगे, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स जो एक दूसरे में जाते हैं, हर इंडिविजुअल में जो जा रहे हैं, वो एक दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। टॉल का कैरेक्टर का इफ़ेक्ट राउंड के ऊपर कुछ नहीं होगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने ये 2 जो लॉज थे वो दिए थे, लेकिन एक और लॉ था जो बाद में ऐड हुआ था, विच इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल ने नहीं दिया था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट से काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई थी। तो वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।